ओम शांति। सुनी अनसुनी कहानियों के सफर में हम सुन रहे हैं आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के जीवन के ऐसे अनमोल पल, जिनके सानिध्य में रहकर बहुत सी बहनों ने भिन्न भिन्न रूप से दादी जी के हर व्यक्तित्व को अपने संग पाया और उसका लाभ आज दिन तक भी अपने जीवन में कर रहे हैं। वास्तव में जो हम सुन रहे थे पिछले भाग में, कैसे दादी जी हर एक को बहुत हल्का कर देती थी। बहन बता रहे हैं, मेरे ऑपरेशन का समाचार मैंने खुद तो मीटिंग में नहीं जा सकती थी, लेकिन मैंने एक बहन के द्वारा दादी जी को वो समाचार भेजा। तो दादी ने बहन नहीं आई हैं इसलिए मेरी अनुपस्थिति होते हुए भी जैसे सभी को टोली भेजते हैं, सौगात भेजते हैं, जो भी कुछ लिटरेचर आदि जो भी यज्ञ से मिलता है सौगात के रूप में, सारा के सारा पैक करके भेजा मुझे याद रखकर। और फिर दादी को बताया, दादी ये समस्या भी है साथ में। तो दादी कुछ क्षण रुक कर बाबा की याद में फिर दादी कहती थी, देखो तुमने मुझे बताया, मैंने बाबा को बता दिया, अब बाबा जिम्मेवार बैठा है ना, तुम निश्चिंत रहो, सब ठीक हो जाएगा। दादी ने सब पता कर लिया। जैसे ही दादी के शब्द होते थे, बाबा ने निश्चिंत रहने का कहा है, दादी ने सब पता कर लिया है, बाबा बैठा है, तो वो शब्द ऐसे जैसे मंत्र की तरह काम करते थे और एकदम मुझे हल्का कर देते थे। और ऐसे अनेक आत्माओं ने इन्हीं कुछ शब्दों का अनुभव करके हर समय दादी जी कैसे खुद भी हल्की रहती थी, बाबा को जिम्मेवारी सौंपकर, अपने को निमित्त बनाकर और दूसरों को भी एक झटके से हल्का कर देती थी। ये कहकर आपने बाबा को सुना दिया, अब आगे का काम बाबा का, बस हल्के रहो। और ऐसे ही हल्की रहते रहते दादी ने अंत तक हर किसी को बड़े से बड़े प्रोग्राम सिखाए, अच्छे अच्छे बड़े विस्तार, बड़े लेवल पर जैसे विस्तार से सेवाओं का क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रेरणाएं दी, लेकिन दादी हल्की रही और सबको हल्के रहने की ही प्रेरणा दी। हमेशा बोला, बोझ रखोगे तो उड़ नहीं सकोगे। एक और बहन दादी जी के सानिध्य का अनुभव बता रही हैं कि सन 1966 में मैंने प्यारी दादी जी के अंग संग रहने का सौभाग्य पाया। उस एक झलक जो मैंने 1966 में दादी को देखा था, उस एक झलक ने ही दादी के प्रति जैसे एक झुकाव, एक आकर्षण पैदा कर दिया था। मुझे अनुभव होने लगा था जैसे दादी ने मेरे मन को मोह लिया हो। अंदर से महसूस होता था कि सचमुच ये दादी दादी नहीं है, ये तो देवी स्वरूपा हैं, ये कोई दिव्य मूर्ति है। और सन 1969 में मैं दादी जी के बहुत नजदीक आ गई थी, जब दादी मधुबन में ही रहने लगे थे, क्योंकि बाबा के अंग संग रहकर ही मम्मा के जाने के बाद से ही दादी ने सारा प्रशासनिक कार्य सीखा भी था। बाबा से सारी छोटी मोटी बातें बाबा ने उनको ट्रेन किया था, बताया था। तो जैसे उस समय से ही दादी जब मधुबन में रहने लगे तो बहन को भी जाने का सौभाग्य मिलता रहा, तो दादी से भी मिलना होता था। दादी जैसे प्यार की वो ममतामयी, वो सरलता, वो नम्रता, वो गंभीरता, वो बुद्धि की विशालता वो दादी के अंदर दिखती थी। कहने की बातें नहीं है, हर एक का अनुभव आप हर अनुभव में सुन रहे हैं, हर एक को दादी जी से वो महसूसता प्रकट होती थी कर्म में। और वो प्यार की मूरत दादी, जैसे एक बार बहन बता रहे हैं, मैंने ऐसे ही प्यार से बोल दिया, दादी आप सब ने तो बाबा की बहुत पालना ली है, आपने तो बाबा की गोद भी ली है, हमें भी तो अपनी गोद का अनुभव कराओ। हमने भी बाबा की गोद ली है, यानी भगवान के हम सब भी तो एडॉप्टेड बच्चे हैं, लेकिन हम भी एक माँ की तरह आपकी गोद लेना चाहते हैं। बस उनका ऐसे ही सहज भाव से बोलना। और दादी ने फौरन कहा, आओ आओ इधर मीठी बहन, आओ मेरी गोदी में बैठो। और जैसे हम इतने बड़े होते हुए भी छोटे से बच्चे बन गए हों और दादी के झट से जाकर गोद में बैठ गए और दादी पीठ थपथपाने लगी।
जैसे गोद में बैठे बच्चे को सराहते हैं, प्यार करते हैं, ऐसे पीठ थपथपाने लगी और ऐसा महसूस हुआ कि जैसे सारी थकान दूर हो गई हो। वो अनुभव ऐसा हुआ कि हम दादी के नहीं, सचमुच हम बाप और दादा की गोदी में बैठे हुए हैं। दादी जी दिव्य गुणों की ऐसी खान थी। एक बार वो बता रही हैं कि मैं एक सेवा केंद्र से आई थी जहां पर कुछ थोड़ा बहुत कहा सुनी, क्योंकि संस्कार सबके अलग अलग हैं, तो कुछ ऐसी बात हो गई थी जो मैं सहन नहीं कर सकी। तो मैं वहां से वापस आ गई दादी के पास, क्योंकि दादी ही फिर जो निर्देश देते थे आगे क्या करना है उस अनुसार सभी चलते थे। तो दादी ने बहुत प्रेम से कहा, कोई कमी नहीं दर्शाई, बस दादी ने बहुत प्रेम से कहा, देखो मैं भी यहाँ बैठी हूँ ना, तो 60 सेठों का सहन करती हूँ, माना मैं एक अकेली अधिकारी नहीं हूँ। मेरे साथ में जो भी रहते हैं ये सब अपने अपने अधिकारी हैं, लेकिन दादी अपने को अगर हेड समझ कर बैठेंगी तो फिर तो सहन करना, मुझे ऐसा कैसे कह दिया, ऐसी बातें आएंगी ना। तो दादी कहती थी, जब मैं 60 सेठों का सहन कर सकती हूँ, तुम 2-4 स्टूडेंट्स का सहन नहीं कर सकते। जैसे जागृति लाना अंदर से, सहन शक्ति से ही हमारे अंदर और सभी दिव्य गुण आ जाएंगे, ये दादी जी का कहना होता था। एक शक्ति आने दो, फिर सभी शक्तियां अपने आप आ जाती हैं। ऐसी मीठी शिक्षा देकर दादी उमंग उल्लास से भर देती थी। सहनशीलता और सरलता, ये दोनों चीजें दादी जी में कूट कूट कर भरी थी। कोई कुछ कह देता था, दादी ऐसे सुनती थी जैसे मुझे थोड़ी कहा है, मैं तो वो हूं ही नहीं। और अगर कोई कुछ कहना चाहता था तो दादी इतनी सरल उसको कर देती थी, जो दादी कहती थी, हाँ हाँ आओ आओ बैठो, क्या कहना है कहो भले। इतना इजी, इतना सरल उसको अनुभव करना, जो बहुत सहजता से वो अपने मन की बात बता देता था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दादी को कभी भी रोना नहीं पसंद था। बहन बता रही हैं, एक बार मैं दादी से कुछ बात कर रही थी, तो जैसे माँ है, माँ के सामने मन भर जाता है, तो दादी से बात करते करते मेरा मन भर गया और मैं रोने लग गई। तो तुरंत दादी ने पास में सेवा पर खड़ी एक बहन को बोला, सुनो इसको बाहर ले जाओ। एकदम जैसे ऑफिशियली बोला, इसको बाहर ले जाओ और इसको कहना जब रोना बंद हो जाए तब इसको लेकर आना। एकदम लव तो लॉ भी। दादी को रोने वाले बच्चे नहीं पसंद थे। थोड़ी देर में जैसे मुझे हिम्मत आई कि दादी ने मुझे ऐसे निकाला है तो मुझे रोना नहीं है, मुझे अपनी शक्ति को जागृत रखना है, शिव शक्ति बनकर रहना है। तो कहती है मेरा रोना बंद हुआ और मैं हंसते हुए दादी जी के सामने गई। नहीं नहीं दादी बताइए क्या हुआ। दादी ने तुरंत मुझे प्यार किया, गले लगाया, इतनी खुशी दी और फिर बोला प्यार से, ऐसे गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोला, पता है तुम्हें रोते कौन है? जिसका पति मर जाता है, विधवाएं। क्योंकि दुनिया में तो ऐसे ही होते हैं ना, उनको हंसने का पाबंदी होती है। पुरुष प्रधान देश था तो ऐसे तो होती ही बातें। तब दादी ने कहा, तुम्हारा पति कौन है? वो अविनाशी, सर्वशक्तिवान, जो कभी नहीं मरने वाला, और तुम रो रही हो। ऐसे ऐसे हिम्मत वाले शब्द दादी बोलते थे, जो दादी का बोल केवल शब्दों का बोल नहीं होता था, वो ऊर्जा भरता था। दादी से ऐसी शक्ति का अनुभव होता था जो रोना एकदम छूट जाता था। फिर तो दादी कहीं भी सेवा के लिए दादी बोलती थी और हम स्वयं ही राजी हो जाते थे। जब शक्ति भर गई है फिर तो कहीं भी जाने को तैयार है। फिर दादी की एक बहुत अच्छी विशेषता थी कि जब भी कोई किसी के मन की कोई बात कोई नहीं कर पा रहा, तो दादी के सामने आते ही दादी खुद ही पढ़ लेती। जैसे कहते हैं ना कि भक्ति में वृतांत दिखाते, सुदामा की पोटली में वो चावल थे लेकिन देने की हिम्मत नहीं रख पा रहा था। तो उनके जो मित्र हैं श्री कृष्ण दिखाते हैं ऐसी कहानियों में कि उन्होंने खुद वो पोटली निकलवा ली, क्योंकि बिना कुछ लिए वो देने के लिए बाध्य थे, नहीं दे सकते थे। ऐसे ही जब भी हमने कोई मन की बात कोई प्रकट करनी चाहिए, दादी उसे शीघ्र पूरा कर देती थी। कई बार तो बिना बताए ही दादी को मालूम पड़ जाता था हम क्या कह रहे हैं।
एक बार की बात है, बहन अपना अनुभव बता रही हैं कि मेरे मन में आया कि मैं दादी की सेवा करूं। माना कोई तेल लगा रहा था, कोई कुछ मालिश कर रहा था, जो अंग संग रहते हैं थोड़ी सेवाओं में, तो लगाया कि मुझे भी ये सौभाग्य मिले, मैं भी दादी को थोड़ा तेल लगाऊं या मालिश करूं कुछ। अभी मन में ही था, बोला भी नहीं था। तुरंत दादी ने जैसे मन की बात को पहचान कर अपने जो साथ में सेवाधारी खड़े थी उस बहन को बोला, सुनो आज ना इनको ये सेवा करने दो, आप रहने दो। ये सुनकर जैसे एक खुशी का ठिकाना नहीं रहा, अंदर से महसूस था हुई, अरे मैंने कुछ कहा भी नहीं और दादी तो सच में पूरा साकार बाबा बन चुकी थी। जैसे बाबा बिना कुछ कहे बच्चों की नब्ज पहचान लेते थे और उनको खुशी दे देते थे, ऐसे दादी भी बिना कुछ बोले मन के भाव को समझकर ऐसी खुशी दे देती थी। ये दादी की भी विशेषता हम सब ने अनुभव करी। दादी को देखकर अंदर एक गुण नहीं, अनेक गुणों का प्रवाह उमड़ पड़ता था और अनेक कमजोरियां दादी सिर्फ और सिर्फ अपने स्नेह और अपनी शक्ति की दृष्टि से जैसे मर्ज कर देती थी। दादी को देखकर हमेशा अंदर से महसूस होता था त्याग क्या होता है। वैराग्य वृत्ति जागृत करनी हो तो दादी जी के जीवन के अनुभवों से समझें कि इतना अधिकार, इतना पद प्रतिष्ठा होते हुए भी कुछ भी मेरा नहीं, सब उस परमात्मा का। ऐसी तपस्या, ऐसी सेवा अथक रूप से करने की प्रेरणा दादी जी अपने कर्मों से हमारा ध्यान उधर खिंचवाती थी। दादी का जीवन तो था ही एक शिक्षक रूप से, हर एक के लिए जैसे खुली किताब था, हर कोई शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो सन 1973 की बात बता रहे हैं बहन, जब सेवा अर्थ कटक में पहुंचे थे तो दादी के अनेक पत्र हमारे पास आते थे, अनेक प्रेरणादायी ऐसी बातें, उमंग उत्साह भरी शिक्षाएं दादी समय समय पर सभी भाई बहनों को पत्र के रूप से भेजती थी। तो उनको भी पत्र मिले, तो जीवन में आगे कैसे बढ़े, दादी हमेशा इन बातों पर ध्यान खिंचवाती थी। ऐसे नहीं कि आप सेवा स्थान पर चले गए, सेवा कर रहे हैं, बैठे हैं, बस काफी है, नहीं। अपनी सेवा में भी अपने जीवन की उन्नति कैसे होती रहे, दादी इस पर ध्यान खिंचवाती थी। और ऐसा ही नहीं, 6-7 बार दादी का कटक उड़ीसा साइड में आना हुआ और हर बार कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की नवीनता भरी पॉइंट दादी शेयर करके जाते थे हमेशा। और पहली बार जब दादी का ऐसे क्लोजली मिलना हुआ सेवा के क्षेत्र में, तो दादी ने खुद कहा कि देखो स्थान थोड़ा दूर है, बहनों को कभी कभी कोई भी आवश्यकता पड़ सकती है, तो क्यों ना बहनों के लिए यहाँ एक बैंक में अकाउंट खोलना चाहिए, जरूरी है ये। और तुरंत जैसे बोला और तुरंत एक्टिवेट, देखिए संकल्पों को भी प्रैक्टिकल कर देना। दादी ने तुरंत अपने पास से 500 रुपए दिए और कहा यहाँ अकाउंट खोलो। इतनी प्यारी दादी जी सभी प्रकार से ब्रह्मावत्सों का हर छोटी बड़ी बात के प्रति ध्यान खिंचवाती थी। इतना मधुबन में भी कभी कोई प्रोग्राम होता था तो उसका कैसेट दादी भेजती थी। एक बार दादी जब कटक से वापस जा रही थी तो स्टेशन पर 30-40 जैसे बहनें और 30-40 कुमार लोग, उनका संगठन दादी ने देखा। तो जब देखा तो दादी ने कहा, भाई बहन को बुलाया, उनका नाम कमलेश जी था, तो बोला कमलेश इन सबको नजर ना लग जाए, इतने युवा यूथ बाबा के बच्चे, नियम धारणाओं पर चलने वाले। तो जैसे माँ होती है ना, बच्चे की सुंदरता पर भी सुरक्षा का कवच डाल देती है। सुंदर देख रही है, बच्चे को निहार रही है, लेकिन वो सुंदरता बनी रहे उसके लिए सुरक्षा कवच डाल दे, ऐसी फिक्र, बहुत प्रेम भरा फिक्र दादी को रहता था। कहती थी देखो इन सबको अविनाशी टीका लगा दो ताकि इनको किसी की नजर ना लग जाए। दादी हमेशा हर एक के अंदर एकता का पाठ पढ़ाती थी। सत्यता और पवित्रता की दादी तो देवी थी। जो बात बोलो, भले गलत हुआ है लेकिन सच बोलो। सच बोलेंगे तो दादी हिम्मत भरकर उस गलत को भी सही करने की सुंदर प्रेरणा प्रदान करती थी। जो बात कह देती थी जैसे पत्थर की लकीर, वो सत्य हो ही जाती थी।
एक बार जब कटक में जमीन ली थी और फाउंडेशन डाला था तो दादी जी को बुलाया था और बहुत धूमधाम से पूरा कार्यक्रम तैयार किया गया। तो जैसे बहन ने प्यार से अपनी भावनाएं व्यक्त करी और बोला, दादी आपने जैसे फाउंडेशन डाला है ना, बस जब ये भवन बन जाएगा उद्घाटन के लिए भी आपको ही आना पड़ेगा। जैसे प्रेम भरा निमंत्रण जैसे बहन ने दादी को दिया। तो दादी ने कहा, देखो दादी तो एक ही बार आएगी, या फाउंडेशन पर या उद्घाटन पर। तो उन्होंने प्यार से कहा, नहीं दादी आपको तो यहाँ तो दोनों जगह आना है, बाकी चॉइस आपकी है लेकिन यहाँ तो आप ही कोई उद्घाटन करते आना है। तो दादी एकदम कट नहीं करती थी किसी की भावना। दादी ने बहुत प्यार से बोला, अच्छा देखेंगे। जैसे प्रेम भरा पत्र स्वीकार भी किया, निमंत्रण स्वीकार भी किया, लेकिन समय के ऊपर छोड़ भी दिया कि उपस्थिति होगी, उस समय क्या सर्कमस्टांस होते हैं देख लेंगे। फिर अमृत वेले बहन बता रहे, मैंने दादी जी को कहा, दादी ये मकान कैसे बनेगा, क्योंकि हमने जमीन तो ले ली है, बाकी मकान का नक्शा कैसे बनेगा, बजट कितना लगेगा, ये सब पेपर वर्क तो मैंने कर दिया, लेकिन पैसा तो कुछ भी नहीं है हाथ में, और बिना पैसे के काम कैसे होगा। तो जैसे प्यारी दादी वरदाता थी, वरदाता की संतान खुद भी मास्टर वरदाता बन चुकी थी, तो उन्होंने वरदान भरा सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम 20 साल से यहाँ सेवा कर रही हो, बस तुम्हारी ये सेवा की जो त्याग तपस्या का जीवन है ना, यही चुटकियों में सारा कुछ करवा देगा, तुम चिंता नहीं करो इसकी, जल्दी से जल्दी ये मकान बन जाएगा। और दादी जी के मुख में जैसे गुलाब, दादी ने कहा और वही हुआ। दादी के वरदान रूपी जो बोल थे वो जैसे एकदम प्रैक्टिकल प्रकट होते हुए दिखाई देने लगे। दादी भले वहां से वापस गए, जाते ही दादी ने फाउंडेशन के बाद जैसे शुरुआत फाउंडेशन करनी होती है, जमीन ले ली थी, तो दादी ने कहा अभी 25,000 रुपए का ड्राफ्ट उस बैंक में भेजो, क्योंकि अकाउंट तो खुलवा ही दिया था, और बोला धीरज रखो, ये कार्य बहुत ही जल्दी शीघ्र सफल हो जाएगा। ऐसी दादी जी जो अपार धीरज की धनी थी, सचमुच में ही 2 वर्ष के अंदर पूरा मकान कैसे बना, किसने एकत्रित किया, कहां से सब कुछ आया, मनी है, मैन पावर है, सारी बातें ऐसे चुटकियों में सहज होगी जो दादी के शब्द थे, चुटकियों में हो जाएगा। 2 साल के बाद दादी कलकत्ता म्यूजियम का उद्घाटन करने के लिए भी उस कार्यक्रम में आई थी। उसी समय वहां से नए भवन के उद्घाटन अर्थ दादी का फिर से आना हुआ, और 92 की बात है, दादी जी के कर कमलों से ये भवन का उद्घाटन आखिर हुआ। फिर दादी ने बहुत प्यार से बोला, क्योंकि दादी मन के भाव जरूर ब्रह्मावत्सों से शेयर करती थी, तो दादी ने कहा, देखो ये कमलेश है ना, ये ऐसी ममतामयी है जो इन्होंने मुझे 2 बार खींच लिया। माना राजस्थान में कई ऐसी जगहें हैं जहां मैं माउंट आबू में रहकर भी राजस्थान में इतनी जगहों पे नहीं जा सकी, लेकिन इन्होंने मुझे 2 बार खींच लिया। माना फाउंडेशन डालते समय भी बुला लिया था, और फिर अभी देखिए उद्घाटन के समय भी बुला लिया था। माना बोल का महत्व रखकर उस आत्मा को महत्वकारी अनुभव करा देना, ऐसी मां स्वरूपा दादी जी थी। दादी जी के हर बोल अनमोल थे। कई बार दादी 2 बहनें भी आपस में रहती थी, तो आपस में उनका एक दूसरे के प्रति रिगार्ड कैसे रहे, क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड अलग, दोनों का उठना बैठना अलग, दोनों के जो अपब्रिंगिंग है, संस्कार वो अलग, फिर भी दोनों एक साथ रहें और प्यार से ये सेवा का कार्य चलता रहे निर्विघ्न रूप से। उसके लिए दादी कौन सी युक्ति अपनाती थी, ये हम अगले भाग में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।